सो वेलकम टू माय चैनल गोयल एकेडमी। तो जैसे मैंने आपसे जैसे प्रॉमिस किया था कि मैं सिविक्स की एक सीरीज़ के साथ आऊँगा जिसमें सिविक्स के पूरे चैप्टर्स होंगे। तो अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ चैप्टर नंबर 2, क्योंकि पहला चैप्टर मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। तो मेरे चैनल गोयल एकेडमी को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। तो जो चैप्टर 2 है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं जल्दी से। फेडरलिज्म। हमने पहले चैप्टर में क्या सीखा, पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि जो पावर शेयरिंग था वो हर सोसाइटी में हर जगह दिख सकता है, भले वो किसी लॉ के थ्रू क्यों ना हो या फिर रूल की तरह, या फिर खुद एक आदमी, एक पर्सन अपने पावर्स को डिवाइड कर दे, जो कि हमने स्कूल में देखा। प्रिंसिपल ने टीचर्स दिया, टीचर्स ने अब फीस के लिए अलग से एक पर्सन रखा। तो ये किसी रूल के अकॉर्डिंग नहीं कर रहा है। ये प्रिंसिपल सर को मन किया कि मेरे पास जो 100 पावर्स है उसको मैं पूरे में डिवाइड कर दूं। ये उनका मेन उद्देश्य था। बाकी थर्ड पर्सन को वो अपनी मर्जी से दे रहा। तो यहाँ कोई रूल नहीं है, समझ आ रहा है? यहाँ कोई रूल फॉलो नहीं हो रहा है सर। यहाँ पे उसको जैसा मन लग रहा है वो कर रहा है। मगर फेडरलिज्म वर्ड जब आता है ना, तो ये समझ लेना कि पावर शेयरिंग होगी मगर रूल के अकॉर्डिंग, किसी रूल या फिर ऑर्डर के अकॉर्डिंग। इसको फेडरलिज्म बोला जाता है। फेडरलिज्म ज्यादातर सोशल वर्ड है, एक तो सोशल साइंस का वर्ड एक तो, जो कि बोला जाता है इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगर सिंपल भाषा में बताऊं, इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट टुगेदर वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो ये वर्ड वेलफेयर होता है, तो ये वर्ड होता है फेडरल। तो अगर मैं फेडरलिज्म की बात करूंगा तो मैं हमेशा दो चीज हमेशा मेंशन करूंगा। वो होता है, एक तो आपका हो गया स्टेट गवर्नमेंट और दूसरा हो गया आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। एक चीज समझने की बात यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के अंडर नहीं है। पहला चीज ये और ये कैसे पता? अगर आपको याद होगा तो बेल्जियम के केस में मैंने बताया था कि वहां पे भी हमने सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट बनाया, वो उसके अंडर में नहीं था, अंडर में नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे लॉज बनाता है जो नेशन के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, और स्टेट गवर्नमेंट ऐसे लॉज बनाएगा जो उसके स्टेट के पीपल के इंटरेस्ट में। ठीक है, ये एक चीज आपको समझने के लिए। स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट का वर्किंग एरिया ज्यादा ब्रॉड है और ज्यादा डाइवर्सिफाई है। डाइवर्सिफाई मतलब आपको एक सेंट्रल गवर्नमेंट में एक कंट्री में ज्यादा रिलीजियन दिखेंगे कि एक स्टेट में। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक कंट्री में कि एक स्टेट में, फॉर एग्जांपल मैं सीधी से हूँ छत्तीसगढ़ से, तो मैं छत्तीसगढ़ का बता रहा हूँ, और इंडिया से भी हूँ, इंडिया मेरे लिए कंट्री है। तो अगर मैं बात करूँ तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट कौन है? ऑफ कोर्स नेशनलिज्म, ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट। और ये क्यों मेरे लिए इंडिया इंपॉर्टेंट है स्टेट से ज्यादा? मैं इंडिया इज माई कंट्री क्यों बोलता हूँ, ये भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि जो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनका अपना कल्चर है, अपना डाइवर्सिफाई है। तो ये सब चीजें होती है मेन। अब फेडरलिज्म जब प्रैक्टिस होता है तो फेडरलिज्म दिखता कैसे? देखिए, मतलब कैसे पता चलेंगे कि कोई कंट्री फेडरल है कि नहीं और कोई कंट्री नॉन फेडरल है। तो फेडरल कंट्री के लिए और नॉन फेडरल के लिए आपको क्लियर कट पावर डिवीजन देखना पड़ेगा। पावर डिवाइड होने चाहिए सर एवरी लेवल में। जैसे हमने पिछले क्लास में थोड़ा सा समझ लिया था इसको आधा ज्यादा, लेजिस्लेचर। अब मैं लेजिस्लेचर पकड़ के पावर डिवाइड करता हूँ। देखो लेजिस्लेचर कैसे पावर डिवाइड हुआ? लोकसभा, राज्यसभा में, सेंट्रल गवर्नमेंट में। सी सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेंट्रल लॉज के लिए दो लोगों के ऊपर पावर डिवाइड कर दिया है, लोकसभा और राज्यसभा। स्टेट गवर्नमेंट ने उसी को विधान परिषद और विधानसभा, बहुत स्टेट में विधान परिषद नहीं होता है, विधानसभा ही होता है, तो पावर डिवाइड हुआ। तो अगर मैं बात करता हूं पर्सन ए को, और पर्सन ए बोलता है कि यार मेरे डिस्ट्रिक्ट में क्लीनिंग अच्छे से नहीं हो रही है, क्लीनिंग अच्छी नहीं है, मतलब हमारे यहाँ का जो रोड है उसमें डस्ट बहुत ज्यादा है। तो आप खुद सोच सकते हो कि क्या ये लॉ सही में नेशन के इंटरेस्ट के लिए कि एक पर्टिकुलर एरिया को अफेक्ट कर रहा है। ये जो इसका जो ये जो बोल रहा है कि मेरे बहुत ज्यादा डस्ट है या फिर बहुत ज्यादा ट्रैफिक या फिर रोड का
जो मरम्मत है वो ढंग से नहीं हुआ है, क्या ये पूरे कंट्री में यही चीज चल रहा है? नहीं, ये पक्का इसके एक प्रॉपर प्लेस में चल रहा है। तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को गलती से भी इसके ऊपर लॉ बनाने की जरूरत है? नहीं सर, वो तो पूरे इंडिया का देखता है। जब ऐसा पूरे इंडिया में होगा तब जाके सेंट्रल गवर्नमेंट फर्क। तो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट निकाला गया कि जो डे टू डे प्रॉब्लम्स होंगी, डे टू डे प्रॉब्लम्स जो लाइफ से रिलेटेड होगी, जो पीपल फेस करते होंगे, उसके लिए सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट बनाया गया था। फिर धीरे धीरे स्टेट गवर्नमेंट का पावर डिसाइड किया गया कि स्टेट गवर्नमेंट किस में वर्क कर सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट किस में वर्क नहीं कर सकती। तो अगर मैं बोलूं, क्या एजुकेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों अलग अलग काम नहीं करते? जैसे एक स्टेट का भी अपना खुद का बोर्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ CGBSC है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी एक बोर्ड है जिसे हम बोलते हैं CBSC। ये मैं CG क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, इसलिए ऑफ कोर्स अपने स्टेट को थोड़ा सा प्रमोशन। तो ये जो बोर्ड है एजुकेशन के, दोनों में लाई कर रहे हैं। मतलब स्टेट गवर्नमेंट में भी एजुकेशन में काम करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी एजुकेशन में काम करता है। तो सर किसका काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है? देखो, स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ CGBSC जो है, ये जो CGBSC है, ये सिर्फ अपने स्टेट में लगा सकता है। अगर चाहेगा छत्तीसगढ़ कि मैं उसको MP में भी लागू कर दूं तो नहीं, मगर CBSC ऑल ओवर इंडिया में लगेगा, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लाया गया। और सेंट्रल गवर्नमेंट लॉस किसके लिए बनाती है? नेशन, मतलब कंट्री के लिए, इंडिया के लिए। तो हम अब आते हैं नॉर्मल टैक्स के ऊपर। इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो टैक्स होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और इंट्रा स्टेट, तो दोनों में मतलब समझ पा रहे हो? इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंट्रीज के बीच में हो रहा है और इंट्रा स्टेट स्टेट के बीच में हो रहा है। मतलब यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है और इंपोर्ट एक्सपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब यहाँ पे क्लियरली टैक्सेशन दोनों का अलग है। तो यही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी जो कंट्री है वो फेडरल कहाँ पे लिखी गई है? फेडरल वर्ड का यूज नहीं किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन क्या, पहले समझ लो, अगर 10th में आ गए और अगर नहीं पता तो भी बता दूंगा। कॉन्स्टिट्यूशन एक प्रकार का डॉक्यूमेंट है, इज अ बुक, कि आपको कैसे पीपल को गवर्न करना है। क्योंकि पावर शेयरिंग में मैंने बताया था कि जो भी लीडर डिसीजन लेता है वो दो लोगों के लिए, वो खुद के लिए और लोग जिसके ऊपर डिसीजन लगने वाला है, गवर्न करता है, कैसे करना है, वो सब लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशन में। और याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशन को कोई भी अगर अफेक्ट करेगा या फिर डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे एक और चीज आती है जो उसको बचाती है, जिसको बोला जाता है जुडिशरी, जो कि हमारे कोर्ट्स होते हैं, जो कि हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। नाउ मूविंग टू अवर फॉर्म। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने 7 शेड्यूल में क्लियरली, टोटल 12 शेड्यूल्स है कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें से एक शेड्यूल में, 7 शेड्यूल में क्लियरली मेंशन किया गया है। क्या मेंशन किया गया देख लो पहले, कि आपकी जो कंट्री में, हमारी इंडिया में, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के लिए अलग से लिस्ट बनाई गई है, जिसको बोला था यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में वो सब सब्जेक्ट्स है, सब्जेक्ट्स मतलब वर्किंग एरिया, जहां पे सिर्फ यूनियन काम कर सकती है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट मीन्स लोकसभा, राज्यसभा। स्टेट लिस्ट में सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट काम करेगी। और कॉन्करेंट लिस्ट, फॉर एग्जांपल एजुकेशन, इसमें दोनों काम करते हैं। तो ऐसे चीजें जिसमें दोनों काम करते हैं मिलकर, उसको कॉन्करेंट लिस्ट बोला जाता है। एक लिस्ट और है जिसको बोलते हैं ट्रांसफर्ड लिस्ट, या फिर फॉर एग्जांपल बोल दो रिजर्व लिस्ट। फॉर एग्जांपल अभी जैसे आप समझ रहे होगे कि बिटकॉइन, यूपीआई, ये सब उस समय नहीं था जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था। कॉन्स्टिट्यूशन कौन लिया है? B.R. अम्बेडकर जी ने, ठीक है। अब B.R. अम्बेडकर जी को थोड़ी पता था कि आगे जाके हम एक स्कैन करेंगे और पैसा सब करेंगे। तो ये सब चीज किसके अंदर आता है? ये आता है रिजर्व सब्जेक्ट्स के अंदर। ये सब बुक में अपडेटेड नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। फिर आगे बढ़ते हैं। ये लिस्ट आपको समझ आ गया होगा कि जो पावर डिवीजन है, क्या वो कहाँ से, मतलब कहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट को पता है कि मेरे को इसी में काम करना है, कैसे स्टेट गवर्नमेंट को पता है कि मेरे को इसी एरिया में काम करना है, मेरे को इस एरिया में काम करना है। सर 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन tells us about the list in which subjects are there, right? Okay. Now moving to second proof of federalism. पहला प्रूफ तो मिल गया हमको। सेकंड प्रूफ ऑफ फेडरलिज्म, आप ये देखोगे
ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट्स। हमारे इंडिया का कोई लैंग्वेज ऑफिशियल नहीं है, मगर बोला जाता है कि हमारे पास टोटल 21 ऑफिशियल लैंग्वेज है। अब ये ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होते हैं सर? जो ऑफिस में काम करते समय सरकारी ऑफिस में आप यूज कर सकते हो, उसको बोला जाता है ऑफिशियल लैंग्वेज। क्या इंडिया ने एक लैंग्वेज को बोल दिया? चाहता तो बोल सकता था, नहीं, मगर फिर याद आया कि इंडिया जब आजाद हुआ तो वो बोल के आजाद हुआ था कि मैं कौन सा कंट्री हूँ, फेडरल कंट्री हूँ, मैं किसी एक का नहीं हूँ, मैं सबके इंटरेस्ट ध्यान रखता हूँ। इसलिए हमारे पास टोटल 21 ऑफिशियल लैंग्वेज है सर। तो आप गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में जाके या फिर गवर्नमेंट ऑफिसेस में जाके इन 21 भाषा को यूज कर सकते हैं। यह है दूसरा प्रूफ फेडरलिज्म का। तीसरा, लिंग्विस्टिक स्टेट्स। इंडिया ने कभी नहीं बोला कि हमारे यहाँ एक लैंग्वेज है, हमारे यहाँ बहुत सारे डाइवर्सिटी है। इंडिया इज द, आई थिंक, वन ऑफ द मोस्ट कल्चरल, सोशल एंड एजुकेशनली वी आर वेरी डाइवर्स। ओके, तो लिंग्विस्टिक स्टेट, सबसे पहला लिंग्विस्टिक स्टेट याद रखिएगा आंध्र प्रदेश है। तो क्या सर हर स्टेट लिंग्विस्टिक के बेसिस पे बना है? नहीं, बहुत सारे स्टेट्स वर्किंग पर्सपेक्टिव से बने गए हैं, सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से बने गए, पॉपुलेशन पर्सपेक्टिव से बने गए। मगर फेडरलिज्म के बारे में बोलूं तो लिंग्विस्टिक बेसिस में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बने गए। जैसे आंध्र प्रदेश फॉर तेलुगु, तमिलनाडु फॉर तमिल्स, ठीक है, अंडरस्टूड। नाउ मूविंग टू मोर फेडरलिज्म। सी, हमको अभी समझ आ गया कि जो फेडरलिज्म वर्ड है सर, वो जो ऐसे आपने बताया कि पावर शेयरिंग होती है किसी रूल या ऑर्डर के अकॉर्डिंग, ठीक है, पावर शेयरिंग होगी सर किसी रूल या अकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग, और इसमें यहाँ पे कोई सबऑर्डिनेट नहीं रहता, सबका एक वर्किंग एटमॉस्फेयर रहता है सर। दूसरा, आपने ये भी बताया कि फेडरलिज्म क्यों अच्छा है, क्योंकि फेडरलिज्म देखो यूनिटी के साथ साथ इंटीग्रिटी भी प्रोवाइड कर रहा है। मतलब एक तरफ ये भी बोल रहा है कि मैं यूनाइटेड भी हूं क्योंकि मेरे से ही ये लोग बने हैं, और इंटीग्रिटी मतलब मैं सबके बारे में सोचता भी हूं। ये होता है फेडरलिज्म में। ब्रदरहुड, कि आप कैसे भी हो मेरे भाई हो, ब्रदरहुड इंक्रीज हो रहा है क्योंकि सबके डिसीजंस ध्यान दिए जा रहे हैं। और फेडरलिज्म से क्या होता है, फर्स्ट चैप्टर का कॉपी कर लो, डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के एकदम अंदर जाके इशू नहीं बता सकता ना, स्टेट गवर्नमेंट ही अपने इशू सेंट्रल गवर्नमेंट को बता पाएगा। तो ये हो गया फेडरलिज्म का। अब मैं तुमको दो टाइप के फेडरलिज्म समझाता हूं। कमिंग टुगेदर, जो एग्जांपल यूएस का है, तो कमिंग टुगेदर एक टाइप्स ऑफ फेडरेशन समझ लो इसको। देखो मैं सिर्फ बुक ओरिएंटेड नहीं पढ़ाऊंगा, ऐसे ही पढ़ाऊंगा कि तुमको थोड़ा नॉलेज मिले, तुम 10 जगह बता सको और बन सको बादशाह, ठीक है। कमिंग टुगेदर फेडरेशन, इसमें क्या होता है, देखो नाम समझ आता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मतलब अमेरिका पहले से ही बड़ा नहीं था सर, अमेरिका में स्टेट्स ना यूनाइट होके एक फेडरेशन बना है, जिसको इतना बड़ा नाम दिया गया यूएसए। और मैं तुमको बता दूं, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के क्लियर कट है ना, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट गलती से भी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर पावरफुल नहीं हो सकता। हमारे इंडिया में भले फेडरेशन बोला जाता है, मगर हमारा जो कंट्री है ना, वो फेडरेशन कब तब तक है जब तक नॉर्मल वर्किंग है। जहां वॉर डिक्लेयर हो गया, ध्यान दो इस बात को, नॉलेज हर चीज बुक तक नहीं रहनी चाहिए, जहां गलती से भी वॉर डिक्लेयर अगर हो गया तो कोई स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, सिर्फ एक ही गवर्नमेंट, वो है इंडिया की गवर्नमेंट, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट, बस। मगर यहाँ ऐसा ही देखने नहीं मिलता। अब तुम लोग सर ये इसलिए नहीं देखने मिलता होगा कि ये खुद में बहुत पावरफुल होंगे, हाँ वो सब रीजन बात की बात है। तो जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की बात आ रही है, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का पूरा अपना पावरफुल एरिया में, सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना पावरफुल है। तो यहाँ पे क्या हुआ, बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट्स मिलके आके एक बड़ा स्टेट बनाए और उसको इन्होंने कंट्री का नाम दे दिया और इसी को बोला गया यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यहाँ पे फेडरलिज्म बहुत अच्छा दिखता है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल का, मतलब एकदम ज्यादा कि ये तेरा ये मेरा, ऐसा टाइप का। हमारा ऐसा थोड़ा अलग है, हम है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन।
मतलब क्या पहले छत्तीसगढ़ था? मैं तो अभी आप बोलोगे सर छत्तीसगढ़ तो अभी बना 1998 में। यस, वी आर अ न्यू बॉर्न बेबी फॉर इंडिया। लेट टेक इट आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, एमपी। पहले ये सब नाम नहीं होते थे, पहले सेंट्रल प्रोविंस, कुछ कुछ जगहों के नाम होते थे, नागपुर, हैदराबाद। जैसे आज बोल दिया जाता है कि तेलंगाना का कैपिटल हैदराबाद, नहीं, ऐसा पहले नहीं होता था। पहले पहले अलग ही था। ठीक है, तो अब आते हैं मेन टॉपिक पे। होल्डिंग टुगेदर मतलब आप होल्ड करके रख रहे हो। तो इंडिया को जब हम इंडिपेंडेंट हुए तो सबसे पहले ये देखा गया कि यार हमारे में ना रिलीजियस में ही नहीं, कल्चर में भी बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। और अगर हम ऐसे लॉज बनाएं तो इन सब की नीड्स अलग अलग होंगी। ये सबसे पहले ध्यान रखा गया। तो बी आर अम्बेडकर ने ये बोला कि क्यों ना हम फेडरलिज्म तक जाए और हम डिवाइड कर दे हमारी कंट्रीज को पार्ट्स में। मगर डील ये रही कि पावरफुल तो ऑफ कोर्स यूनियन गवर्नमेंट को ही रहना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट को। क्योंकि देखो, इनके पास, स्टेट के पास कोई राइट नहीं है कि वो अलग हो जाए देश से। ये सब बहुत इश्यू सुने होंगे, खालिस्तानी, या फिर बहुत लोग चाह रहे हैं कि इंडिया से अलग होना चाह रहे हैं, या फिर जो भी चीज ऐसा ऐसा करके। तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये नॉर्मल रहता है। तो ऐसा टाइप का रहता है। स्टेट्स अलग नहीं हो सकते हमारे में, यूएस में हो सकते हैं क्योंकि वो कमिंग टुगेदर है। उन्होंने खुद से आगे नेशन बनाया है। यहाँ पे नेशन को तोड़ के स्टेट्स बनाया गया। तो स्टेट्स पावरफुल इतने पावर नहीं है कि वो अलग हो जाए। कहीं कहीं फंस जाता हूँ मैं, खूब पता है यार। अब रिलीजियस कल्चर डाइवर्सिफाई है तो स्टेट्स बनाए गए। अब स्टेट्स बनाए गए तो उनका वर्किंग डिसाइड किया गया। मगर एट द एंड यही बताया गया कि कुछ भी हो जाए, आपका एक ही पापा, यूनियन पावर। और ये बहुत बार देखा भी जाता है, यूनियन कभी कभी बहुत सारे केसेस में अपने पावर को इतना ज्यादा वर्क कर देता है टैक्सेशन वैक्सेशन को लेके कि स्टेट गवर्नमेंट कुछ बोल ही नहीं पाता। मगर ऐसे जगह में क्या होता है कि मैं फिर से बोलूं, फेडरलिज्म क्लियर कट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है। उसको एक फॉर्म की तरह लिखा गया कि 7 लिस्ट, ऑफिशियल लैंग्वेज, किसी रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकते आप, आपका कल्चर को कि नहीं रोक सकते आप किसी कल्चर को फॉलो करने से, आपके लॉज या फिर बिल से कोई अफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो ये सब अलग अलग चीजें फॉर्म में लिखी है, बट क्लियर कट फेडरलिज्म नहीं लिखा गया। तो ये देखने मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये अगर हो गया आपका फेडरलिज्म। अब मैं आता हूँ गांव में। देखो हुआ क्या, डेवलपमेंट हो रहा था, मगर बहुत सारे ना, कोई भी स्टेट में ना छोटी छोटी जगह होती है जो डेवलप नहीं हो पाती क्योंकि वहां पे उतना लिटरेसी लेवल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल like Brussels, this is Flemish region, okay, and this is Volnia region. So मेन सोसाइटी के मेन स्ट्रीम से तो ये बहुत दूर है। अब बोल मत देना कि सर 5 किलोमीटर के दूर में, नहीं भैया ऐसा नहीं। बहुत दूर का इन द सेंस है कि हाइपोथेटिकल सिचुएशन, बहुत दूर है। तो ये बहुत दूर है, मतलब यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ कोर्स बहुत स्लो हुआ। तो 1992 की समय की बात है कि हम डेवलप तो हो रहे थे, मगर एक डेवलपमेंट कब कहा जाता है, जब सब लोग हो। तो गांव के लोग ज्यादातर, उनके जो डे टू लाइफ इशू थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट अच्छे से नहीं, स्टेट गवर्नमेंट अच्छे से नहीं सुन पा रहा था। क्योंकि स्टेट भी अपने में हमारे इंडिया में बहुत बड़ा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पहले बताया था तुमको, एक बेल्जियम पूरा कंट्री जितना तो हमारा हरियाणा है। मतलब सोच लो, यहाँ पे 2 लोग कंट्रोल कर रहे हैं मिलके, तो लड़ाई नहीं हुई। यहाँ पे एक जन करेगा तो नहीं होगी लड़ाई। तो सोचा गया कि नहीं यार, हमको एक लो लेवल वर्किंग के लिए एक काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन चाहिए ही चाहिए, जो एकदम ग्राउंड रूट लेवल, ग्रास रूट लेवल में काम करे। तो सर आप कॉन्स्टिट्यूशन से कैसे बना दोगे? तो 1992 में एक कमिटी बनी, उस कमिटी का नाम जानने की जरूरत नहीं आपको। 1992 में कमिटी बनी और उसने बना कि क्यों ना हम यूनियन गवर्नमेंट से थोड़ा पावर निकाल लें और सेंट्रल गवर्नमेंट की थोड़ा पावर निकाल के एक ऐसी बॉडी बनाते हैं जो ग्रास रूट लेवल में काम करेगी, जो वाटर इशू, क्लीनिंग हो गया, ठीक है, डे टू डे इशू, रोड का, लाइट्स जो रोड में लगती हैं, लैंप लाइट्स, ये सब इशू में काम करेगी, ठीक है।
कार्ड, वहाँ का मजदूर कार्ड, आधार कार्ड, नॉर्मल पंजीयन वंजीयन, ये सब इसी में काम करेगी, नॉर्मल वर्किंग। तो बोला गया हाँ कर सकते हैं। तो इस वर्ड को बोला गया डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब आप सेंट्रल को और तोड़ रहे हैं। और किस लेवल में तोड़ रहे हो? वर्किंग लेवल में। ऐसा नहीं कि आप ब्रेक कर रहे हो हथौड़े से, नहीं। आप जो 2 टियर गवर्नमेंट थी उसको आप चेंज कर रहे हो सब 3 टियर गवर्नमेंट में। और ये 3 टियर गवर्नमेंट मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। याद रखना, लोकल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से थोड़ी पावर ली और स्टेट गवर्नमेंट से थोड़ी पावर ली। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल ज्यादा है स्टेट गवर्नमेंट से, वैसे स्टेट गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल है लोकल गवर्नमेंट से। याद रखना, इनका इलेक्शन भी अलग होता है। इनका इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है, इनका इलेक्शन सेंट्रल इलेक्शन कमीशन कराता है, इन दोनों का। और इसका लोकल बॉडीज का से स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो यहाँ पे भी पावर डिवाइड किया गया कि इलेक्शन भी अकेले नहीं हो पाएगा, इसमें भी पावर डिवाइड करो। तो अब बात करते हैं लोकल बॉडीज के बारे में, ठीक है? ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले लोकल बॉडीज में इलेक्शन होते हैं, तो विलेज लेवल में भी होते हैं और सिटी लेवल में भी होते हैं। यहाँ पे इसको पंचायत बोला जाता है, याद रखना। पंचायत से बड़ा आ जाता है तुम्हारा ब्लॉक, ब्लॉक से हो जाता है जिला पंचायत, ठीक है? ये सीक्वेंस याद होना चाहिए, ठीक है? पंचायत मिलके ब्लॉक या ग्राम सभा ही बोला जाता है। सिटी में आपको म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन देखने मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं नगर निगम, जिसका हेड इलेक्शंस होते हैं वार्डों में, जिसके हेड को हम बोलते हैं मेयर या फिर महापौर। तो हमने इनको पावर दिए स्टेट गवर्नमेंट ने, और याद रखना इनके हेड कौन होते हैं? स्टेट गवर्नमेंट। बट क्या वो इसके ऊपर पूरा पावर लगा सकते हैं? नहीं सर, क्योंकि हम फेडरल हैं, आप पूरा किसी को अपने अंडर नहीं ले सकते। तो ये होता है डिसेंट्रलाइजेशन। मुझे लगता है कि मैं जितना पढ़ाऊंगा अच्छे से पढ़ाऊंगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मैं चैप्टर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं चैप्टर एक क्वेश्चन आंसर्स तक अभी डिस्कस करने नहीं आया। इट्स काइंड ऑफ समरी, कि अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको समझ आए कि फेडरलिज्म एक्चुअल में है क्या, क्यों लाया गया, ऐसे करके, ठीक है? फिर जब एग्जाम्स आने होंगे या फिर 1-2 महीने बाद मैं क्वेश्चन आंसर के साथ आऊंगा, तब मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स लूंगा पिछले 10 साल के और पूरे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। टेंशन लेने की बात नहीं है, मेरे साथ हर चैप्टर के रीड करते जाओ, आपको समझ आते जाएगा। 2 नई चीजें बताऊंगा मैं, ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।